अब शुरुआत हो रही है इतने बढ़िया टॉपिक से जिसका नाम ही है प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखिए, चैप्टर की बात करें तो बात करते हैं टॉपिक की। देखिए, मॉर्फोलॉजी में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग 3 फैमिलीज पर बात करेंगे। कितनी फैमिलीज पर? 3 फैमिलीज। कौन कौन सी फैमिलीज हैं वो? फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ये 3 फैमिलीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास आती हैं 3 फैमिलीज और। कितनी फैमिलीज? 3 फैमिलीज और। ये कौन कौन सी फैमिली है इनकी बात करते हैं। आपके पास है ब्रेसिकेसी, मालवेसी एंड रोजेसी। कौन कौन सी? ब्रेसिकेसी, मालवेसी एंड रोजेसी। तो टोटल फैमिलीज हो गई आपके पास कितनी? 6 फैमिलीज। ये बात क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इनके एग्जाम्पल्स। क्या है? एग्जाम्पल्स। आपको ये 6 फैमिलीज के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए जितने एनसीईआरटी में आपके दिए हुए। चलिए, तो आपके पास पहली ट्रिक है सनसेट, लिप टेस्टेड, पी पॉट, ग्लूकोज एंड मुलेट। सबसे पहला एग्जांपल आपको फेबेसी फैमिली का दिया हुआ है सनहेम्प। क्या दिया हुआ है? सनहेम्प। सेकंड एग्जांपल है आपके पास सिस्बानिया। इसके बाद अगला एग्जांपल है ल्यूपिन। इसके बाद ट्राइफोलियम। इसके बाद है पी पॉड में आपके पास 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, पल्सेस, ऑयल्स, डाई, जिसमें नाम दिया हुआ है इंडिगो फेरा। ये 2 एग्जाम्पल्स हमेशा साथ में रहेंगे जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। कौन कौन से? गुलमोहर और केसिया। एंड फाइनली मुलेट। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कौन सी फैमिली के? फेबेसी फैमिली। एक बार ट्रिक बोल दो जल्दी से। सनसेट, लिप टेस्ट, पी पॉट, ग्लूकोज एंड मुलेटी। सबसे पहला एग्जाम्पल सनहेम, दूसरा सेस्बानिया, अगला ल्यूपिन, अगला ट्राइफोलियम, इसके बाद पी। पल्सेस। अच्छा, पल्सेस में आपके पास ग्राम, बीन, ये सब आएंगे। क्लियर? ऑयल्स में आपके पास कौन कौन से ऑयल्स? सोयाबीन और ग्राउंडनट। मस्टर्ड नहीं, सोयाबीन और डाई, इंडिगो फेरा। क्लियर है ये चीज? तो ये पहली फैमिली के एग्जाम्पल्स आपके पास। देखो, सोने के बाद, उठने से पहले रोज रिवाइज कर लेना 5 लेक्चर तक। क्लियर है ये चीज? 5 लेक्चर तक ईमानदारी से भाई, क्योंकि मैं रोज जब भी मेरा लेक्चर होगा तो मैं आकर 10 क्वेश्चन लिखवाऊंगा और 10 क्वेश्चन में मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि क्या आप लोगों को कुछ याद है या नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो क्लास की शुरुआत होगी 10 क्वेश्चन से, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हर क्लास में ये चीज होगी 5 लेक्चर तक। 5 लेक्चर में मॉर्फोलॉजी याद हो जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो पहली ट्रिक हो गई आपके पास फेबेसी फैमिली की। सेकंड आता है आपके पास सोलेनेसी फैमिली। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो सेकंड ट्रिक है आपके पास सोलेनेसी फैमिली की। एक बार जल्दी से पढ़ के बता दो। बेला अशुपे टोबैको और धतूरा लेकर सब्जी लेने चली। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास बेलाडोना। दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल पेटूनिया, फोर्थ टोबैको, फिफ्थ धतूरा। सब्जी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास। कौन कौन से सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स? ब्रिंजल। और चैप्टर 1 में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है सोलेनम निग्रम, और इसका कॉमन नेम है मकोई।
एंड लास्ट एग्जाम्पल इज चिली। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स कौन सी फैमिली के? सोलेनेसी फैमिली के। एक बार जल्दी से एग्जाम्पल्स बोल देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल बेलाडोना, सेकंड, थर्ड, क्लियर। तो दो फैमिलीज के दो ट्रिक्स आपके पास। अगर ट्रिक्स भी याद कर लोगे तो भी ये है कि तुम एग्जाम्पल्स निकाल पाओगे। मैं इसका यूज क्या है ये अभी समझा देता हूं। देखो, जब भी क्वेश्चंस आते हैं मॉर्फोलॉजी से, आपसे कहा जाता है वेलवेट एस्टिवेशन कहां मिलेगा, बताओ। ठीक है, आपको दो याद है, कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड। आपने बढ़िया याद करके गए, आपको वहां दिखे हुए 10, आपने ऑप्शन में ढूंढा 2, मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई गई है 3 फैमिलीज, सोलेनेसी, लिलिएसी और फेबेसी, और तीनों फैमिलीज में आपको एस्टिवेशन दिया हुआ है। और वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे फैमिलीज के एग्जाम्पल्स होते हैं जहां आपको काउंट करना होता है कहां वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल्स याद करवा रहा हूं। आपको 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आपको पता है कि फेबेसी फैमिली के पेटल्स के अंदर अगर मुझे वेक्सिलरी एस्टिवेशन मिल रहा है तो कितने एग्जाम्पल वहां पर दिए हुए फेबेसी के मैं काउंट कर सकता हूं। समझ आ रही है बात? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद हो गया, आपको आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल्स की जगह फैमिलीज लिखवाऊंगा। समझ आ रही है इतनी बात? मैं एग्जाम्पल्स की जगह आपको लिखवाऊंगा कि वेलवेट एस्टिवेशन आपको इस फैमिली में मिलेगा, इस फैमिली में मिलेगा, इस फैमिली में मिलेगा। अब आपको सारे एग्जाम्पल्स पता है, क्लियर। नेक्स्ट फैमिली है आपके पास लिलिएसी फैमिली। देखिए, लिलिएसी फैमिली की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एक मोनोकॉट फैमिली आपको दी हुई है। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th, क्या नाम है? प्लांट किंगडम। पक्की बात? पढ़ा है ना? पढ़ लिया ना? हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए एंजियोस्पर्म्स के थोड़े बहुत, कि मोनोकॉट क्या होते हैं, डाइकॉट क्या होते हैं। वहां कुछ टर्म्स यूज हुए, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अब उसको वहां पर ही मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में कुछ डिफरेंसेस आपको बताए गए। तो जब हम लोग फैमिलीज के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास एक फैमिली होगी लिलिएसी फैमिली, जो कौन सी है? मोनोकॉट है। बाकी जितनी फैमिलीज जो आप लोगों ने 5 फैमिलीज के नाम लिए वो सब क्या है? डाइकॉट फैमिलीज। ये बात क्लियर है? तो थोड़ा सा इस चीज को जाकर आज अपनी एनसीईआरटी से जरूर देखें कि चैप्टर नंबर 3 में एंजियोस्पर्म्स के बारे में क्या दिया हुआ है। हम यही करते हैं कि हम लोग जिम्नोस्पर्म तक तो बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं कि क्या ही एंजियोस्पर्म्स पढ़ना। तो इसीलिए जाकर उसे आज जरूर देखें कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो लिलिएसी फैमिली आपके पास, मोनोकॉट फैमिली, कुछ कैरेक्टर्स वहां दिए हुए हैं। चलिए, तो आपके पास लिलिएसी फैमिली, आपके पास ट्रिक है, जल्दी से एक बार बोल दें। लिली तो लिप ग्लॉस लगाकर आसपास के गांव से एलोवेरा और कोलगेट ले आना। अब इसमें आपके पास ट्रिक्स आती हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिली, इसके बाद ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एस्पार्गस। 2 एग्जाम्पल्स, गार्लिक, अनियन। एनसीईआरटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि इंसानों ने तो लिखी ही नहीं है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर वो लिख तो रहे थे, डायग्राम बना दिए, लिखना भूल गए। नीचे दिया हुआ एलियम सेपा डायग्राम में, ऊपर फैमिली में नाम नहीं है कहीं कि अनियन है। सेम फॉर मकोय, फोटो दे दिया, नाम लिखना भूल गए। और ऐसा कई जगह किया है। तो जितने भी वहां उन्होंने फोटो और डायग्राम दिए हुए हैं उनका ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में कई जगह ऐसा है कि डायग्राम है, नाम नहीं है कहीं चैप्टर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखें एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं। और कुछ करेक्शंस भी हैं चैप्टर्स में, तो जब आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्पल्स आ गए, लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एस्पार्गस, गार्लिक, अनियन। अगला एग्जाम्पल
एलोवेरा एंड लास्ट एग्जाम्पल इज कॉल्चिकम। आपने पढ़ा कॉल्चिसीन के बारे में, पढ़ा है? कॉल्चिसीन ऑब्टेन होती है एक प्लांट से जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल। तो कॉल्चिकम ऑटमनेल कौन सी फैमिली का? लिलिएसी फैमिली। तो ये आपके पास एग्जांपल्स लिलिएसी फैमिली के। तो ये तीन फैमिलीज जिनके एग्जांपल्स आपको सारी एनसीईआरटी में दिए हुए, हमने सारे एग्जांपल्स को समेट कर एक जगह इकट्ठा कर लिया। कोशिश करें कि एग्जांपल्स आप लोगों को याद हो जाएं, बिना ट्रिक के हो जाए, बहुत बढ़िया। ट्रिक को यूज करें और बढ़िया, छापेंगे जल्दी से। अगली फैमिली आपके पास ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली में आपके पास ट्रिक है, तुमने मेरी रेड कैप कल कैब में चांदनी को दी। चांदनी एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी से बाहर से लिया गया इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, बाकी सारे एग्जाम्पल जो है वो आपकी एनसीईआरटी के। सबसे पहला आपके पास आता है तुमने इस टर्निप। अगला एग्जाम्पल मस्टर्ड। अगला रेडिश। एक एग्जाम्पल सुना होगा, नाम सुना है क्या? सुना सुना या सुना सुना? सुना सुना। कैप्सुला कहां सुना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। टिपिकल एंजियोस्पर्म का नाम दिया गया कैप्सुला। बात समझ आ रही है? तो कैप्सुला बिलोंग्स टू ब्रासिकेसी फैमिली। इसके बाद कैबेज और एक ऑर्नामेंटल प्लांट चांदनी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स ब्रासिकेसी फैमिली के। चलिए, हो गया ये। अब दो फैमिलीज और बची, चार फैमिलीज आपके पास हो चुकी है। कौन कौन सी? सबसे पहली फैमिली फेबेसी, दूसरी फैमिली सोलेनेसी, थर्ड लिलिएसी, फोर्थ ब्रासिकेसी। चार हो गए। अब दो फैमिलीज जो आपके पास बची हैं वो है मालवेसी। देखो, हमें रिसर्च नहीं करनी मॉर्फोलॉजी में, है ना। हम लोगों को जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए वो याद करने। आपको एनसीईआरटी में, पूरी एनसीईआरटी में केवल 3 एग्जांपल मिलेंगे मालवेसी फैमिली से, जो है आपके पास कौन कौन से? कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। अगली फैमिली रोजेसी फैमिली। ये फैमिली आपको एनसीईआरटी में कभी तुमने सुना हो पेरिगाइनस कंडीशन के बारे में दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो वहां 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, प्लम, रोज, पीच दिए हुए। दे ऑल बिलोंग टू फैमिली रोजेसी। मैं इसीलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि फैमिली के जब कैरेक्टर्स बच्चों हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों ने डाइवर्सिटी पढ़ी है, वहां पढ़ा है कि प्लांट क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस्ड होता है किस पर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। किस पर बेस्ड होता है? मॉर्फोलॉजिकल। और हम लोग कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है? हम कहते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि जब हम लोग फ्लावर पढ़ेंगे तो जब अगर लिखा हुआ है मस्टर्ड, इसका मतलब वो कंप्लीट फैमिली है कौन सी? ब्रासिकेसी। क्लियर है ये चीज? जब आपको कोई कंडीशन दी हुई है फ्लावर में, इसका मतलब वो एप्लीकेबल है उस पूरी फैमिली के ऊपर। समझ आई बात? अगर आपको लिखा हुआ है चाइना रोज, जैसे आपको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन लिखी हुई है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन में लिखा हुआ है चाइना रोज, इसका मतलब कंप्लीट मालवेसी फैमिली के अंदर आपको क्या मिलेगा? कौन सा? एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। तो इसीलिए मैं उस टाइम पर जब पढ़ाऊंगा तो वहां केवल फैमिलीज के नाम लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल्स नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल्स आपके पास ये आ गए सारे। क्लियर है? वहां एग्जाम्पल्स पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, वहां सीधा लिखेंगे भाई एक्टिनोमॉर्फिक कौन कौन सी फैमिलीज है, ये 4 फैमिलीज एक्टिनोमॉर्फिक है। क्लियर? चलिए, तो ये 3 एग्जाम्पल्स, 2 फैमिलीज, मालवेसी एंड रोजेसी। चलिए, तो आपके पास आती है फैमिलीज कौन कौन सी? सबसे पहली फैमिली फेबेसी, सेकंड सोलेनेसी एंड थर्ड लिलिएसी। ब्रासिकेसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कुछ कैरेक्टर्स जो एनसीईआरटी में है उन्हें जहां जहां वो कैरेक्टर्स आएंगे वहीं पढ़कर खत्म करेंगे। क्लियर? पहला कैरेक्टर
और टेबल को थोड़ा इस तरीके से बनाना कि आपके पास अच्छी स्पेस हो, कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स लिखने की, ठीक है। तो कम से कम 2 लाइंस छोड़कर इस टेबल में जगह रखना, ऐसा नहीं कि सर बना दी अब आप कह रहे हो कि कहाँ लिखें, तो आराम से 2-2 लाइन छोड़कर, ठीक है। मैं 8th कैरेक्टर यहां लिख रहा हूं, आप फेबेसी फैमिली में नहीं लिखेंगे। बनाएंगे टेबल। थर्ड पॉइंट पे सेक्सुअलिटी, इनफ्लोरेसेंस, सिमेट्री, सेक्सुअलिटी, नंबर ऑफ अपेंडेजेस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, पोजीशन ऑफ ओवरी, प्लेसेंटेशन, फ्रूट, सीड, फ्लोरल फॉर्मूला। देखा कितना रट के आता हूं मैं। तो मॉर्फोलॉजी जो भी है एग्जाम्पल्स के लिए, अगर एग्जाम्पल्स याद होंगे और ये टेबल याद होगी तो ये है कि आपके क्वेश्चंस एटलीस्ट गलत नहीं होंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो मोस्टली या तो एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं या फिर वो फैमिलीज से आते हैं। तो आपके पास ये दोनों चीजें अब तैयार है, एग्जाम्पल्स जो फैमिलीज के हैं, ऐसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें फिल करते जाएंगे। क्लियर है ये चीज? स्टार्ट करें, चलिए। तो शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास आते हैं एंजियोस्पर्म्स। आप लोगों ने एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, कि आप लोग थोड़ा बहुत एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानते हैं, राइट? हाँ, अरे हाँ, पक्की बात ना। तुम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स के बारे में ये पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, इतना तो पता है, क्योंकि वहां फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? क्या सेक्स ऑर्गन्स आपको मिलते हैं? क्या सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं? सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। आप प्लांट्स के अंदर प्लांट किंगडम पढ़ चुके हो, पढ़ा है ना? पक्की बात? फिर यस सर कैसे बोल रहे हो आप? वहां होता है एंड्रोशियम और गायनोशियम, वहां सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखें कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होते गए, रिड्यूस होते गए। तो एंड्रोशियम गायनोशियम का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, रिड्यूस होता जा रहा। आपने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा केवल क्या मिल रहा है, आर्किगोनिया मिल रहा है, वहां एंथ्रीडियम नहीं है। एंजियोस्पर्म्स में तो ना एंथ्रीडिया है ना आर्किगोनिया है। क्लियर ये चीज? चलिए, अब फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों के पास दिमाग में एक प्लांट की इमेज, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जो उसका ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है, ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा सिस्टम? शूट सिस्टम। और ग्राउंड के नीचे की तरफ जो पार्ट है वो कौन सा? रूट सिस्टम। पक्की बात? क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास दो पार्ट्स हो गए, कौन कौन से? शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। ग्राउंड के ऊपर जो मिला वो, ग्राउंड के नीचे जो है, बहुत बढ़िया। अब ये डेवलप कहां से हो रहा है? तो हमारे पास आता है सीड। क्या आता है? सीड। सीड के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वहां दो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, प्लूम्यूल और रेडिकल मिलेगा। प्लूम्यूल जो है वो डेवलप करेगा किसे? शूट सिस्टम को। और रेडिकल जो है वो डेवलप करेगा, ये बात क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे प्लांट्स के बारे में। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में तो यहां कुछ टर्म्स आते हैं। टोटल 5 टर्म्स हैं आपके पास। कितने टर्म्स हैं? 5। जो आपको देखो, मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर तक लिमिटेड नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं, मॉर्फोलॉजी आपके कई सारे टॉपिक्स दूसरे चैप्टर्स में आपको दिए हुए, जैसे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1
यहाँ आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, रनर स्टोलन के बारे में वहां दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम्स जो हैं ट्यूबर के वो वहां दिए हुए हैं। तो ये सारे डायग्राम्स हैं किसके? मॉर्फोलॉजी के ही हैं। बात समझ आ रही है? तो वहां पर भी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी आपको बताई गई है। तो ये टर्म्स आपको वहां मिलेंगे, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। ये 5 टर्म्स आपको वहां पर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एनुअल प्लांट्स। क्या होते हैं एनुअल प्लांट्स? कोई भी ऐसा प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल या उससे कम में कंप्लीट करेगा, वो क्या है? एनुअल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला बाइनियल। बाइनियल हम कह रहे हैं 1 साल से ज्यादा लगेगा, 1 साल से ज्यादा लगेगा तो वो क्या होगा? बाइनियल। अगर 2 से ज्यादा लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? पेरिनियल। क्लियर ये चीज? चलिए अब मैं 2 एग्जांपल्स आप लोगों के एनसीईआरटी से निकाल कर लाता हूं। पहला एग्जांपल आपके पास नीलाकुरांजी, कहीं दिया हुआ है ये। वो अपनी फ्लावरिंग जो है वो कितने साल में कर रहा है? 12 इयर्स में। कितने बार? 1 बार। पक्की बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बैम्बू। कितने साल में फ्लावरिंग कर रहा है? 50 to 100 इयर्स कर रहा है। यानी इनका जो वेजिटेटिव फेज है वो काफी लंबा है? इतनी बात समझ आ रही है? ये दोनों प्लांट्स कैसे हैं? दोनों कैसे हो गए? पेरिनियल। ये क्लियर हो गया। अब 2 टर्म्स और बचे, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। अगर कोई भी प्लांट अपनी लाइफ स्पैन में केवल 1 बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहा है तो वो क्या है? मोनोकार्पिक। 1 से ज्यादा बार करेगा तो पॉलीकार्पिक। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन नीलाकुरांजी इज मोनोकार्पिक। एंड दूसरा एग्जाम्पल बैम्बू, ये कैसा? मोनोकार्पिक। दोनों ही एग्जाम्पल्स किसके हैं? पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट्स के। किसके एग्जाम्पल्स हैं? पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट्स के। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नीलाकुरांजी के बारे में एक चीज लिखी हुई है कि इट फ्लावर्स इन 12 इयर्स वंस। इसका मतलब वो क्या है? मोनोकार्पिक। बात समझ आ रही है? तो एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ा कर। क्लियर? तो आपके पास 2 एग्जाम्पल्स नीलाकुरांजी एंड बैम्बू, दोनों पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। समझ आ गई इतनी बात? अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? नीलाकुरांजी एंड बैम्बू दोनों में कोई डिफरेंस? क्या डिफरेंस? नहीं, नीलाकुरांजी भी वंस, तभी तो मोनोकार्पिक कह रहे हैं। दोनों क्या है? नहीं, आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ें। एनसीईआरटी क्लियरली ये बात बोलती है, इट फ्लावर्स वंस। इसका मतलब वो एक ही बार कर रहे हैं। 12 साल में 1 बार अपनी फ्लावरिंग करी, क्योंकि वो देखो पेरिनियल हर्ब्स हैं। पेरिनियल हर्ब्स क्या करते हैं? 1 बार फ्लावरिंग किया, उसके बाद वो डेथ हो जाती है उनकी, वो वहां से रिमूव हो जाते हैं। सेम चीज बैम्बू के साथ है। तो इसीलिए हम दोनों को क्या बता रहे हैं? मोनोकार्पिक और पेरिनियल। इतनी बात समझ आ गई? अब डिफरेंस कहां है? सर एक का जो वेजिटेटिव फेज है वो है 12 साल का। कितने साल का? 12 साल का। और दूसरे का जो वेजिटेटिव फेज है वो 50 to 100 इयर्स। तो दोनों के अंदर इनके जो ग्रोथ फेजेस है उनका ड्यूरेशन क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है ये चीज? इतनी बात समझ आ गई? तो आपके पास 2 एग्जाम्पल्स मोनोकार्पिक पेरिनियल हर्ब्स के पेरिनियल प्लांट्स के कौन कौन से? नीलाकुरांजी एंड बैम्बू। इज इट क्लियर? ठीक है। तो 5 टर्म्स आपके पास। सबसे पहला टर्म एनुअल, दूसरा बाइनियल, तीसरा पेरिनियल, इसके बाद मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। क्या ये सारे टर्म्स क्लियर हैं? किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो कॉपी निकालेंगे, मतलब निकाली रखिए, हेडिंग डालेंगे मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे मॉर्फोलॉजी की, क्योंकि अब चैप्टर शुरू हो रहा है ऑफिशियली, तो डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स, राइट? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। चलो बहुत बढ़िया, तो लिखेंगे इसको। मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ external characters of plants, study of external characters of plants and their modifications. Study of external characters of plants and their modifications. लिख लिया? चलिए अगला लिखेंगे। Plant consists of 2 parts. Plant consists of 2 parts. Plant consists of 2 parts. First, shoot system.
शूट सिस्टम इसमें आप लोग लिखेंगे डेवलप्स फ्रॉम plumule, develops from plumule, aerial part of plant, कॉमा लगाकर लिखेंगे aerial part of plant, लिख लिया। अब देखो यहां मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं इनके सबके एक्सेप्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा शूट सिस्टम जो है वो क्या होगा, एरियल होगा। जरूरी नहीं है कि रूट सिस्टम हमेशा अंडरग्राउंड ही होगा, कुछ रूट्स अबव द ग्राउंड भी होंगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक्सेप्शन सब में है। अगला लिखेंगे रूट सिस्टम, सेकंड लिखेंगे रूट सिस्टम, इसमें आप लोग लिखेंगे अंडरग्राउंड पार्ट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, underground part which develops from radical, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट टर्म्स, मतलब एक छोटी हेडिंग डाल दो, सब हेडिंग, टर्म्स रिलेटेड टू प्लांट्स, टर्म्स रिलेटेड टू प्लांट्स, फर्स्ट एनुअल, ठीक है। एनुअल में आप लोग लिखेंगे, they complete their life cycle in 1 year or less than 1 year, 1 year or less than 1 year, लिख लिया। सेकेंड लिखेंगे बाइनियल, इसमें लिखेंगे complete their life cycle in 2 years, लिख लिया। थर्ड लिखेंगे पेरिनियल, इसमें आप लोग लिखेंगे रिक्वायर मोर देन 2 years, to complete their life cycle, Fourth point, monocarpic, इसमें आप लोग लिखेंगे flowering and fruiting once in life cycle, flowering and fruiting once in life cycle, लिखा। अगला पॉलीकार्पिक, flowering and fruiting more than once, in life cycle, लिख लिया। अब flowering and fruiting more than once in life cycle, लिख लिया। अब स्टार मार्क करके लिखेंगे नीला कुरांजी एंड बैम्बू आर, are perennial monocarpic plants,
perennial monocarpic plants. लिख लिया? क्लियर? चलिए अब शुरुआत करते हैं बच्चों चैप्टर की। तो हमारे पास आता है रूट सिस्टम। क्या जानते हैं आप रूट के बारे में? कहना कुछ नहीं है, कुछ तो जानते होंगे थोड़ा थोड़ा, है ना? तुम्हें पता है कि रूट जो होता है वो एरियल पार्ट होता है, राइट? अरे एरियल पार्ट नहीं होता, होता या नहीं होता? तो कैसा पार्ट होता है? अंडरग्राउंड। पक्का? ग्रीन पार्ट होता है। तो कैसा होता है? नॉन ग्रीन। ठीक है, दो कैरेक्टर बता दिया आप लोगों ने सर, पहला अंडरग्राउंड है और दूसरा नॉन ग्रीन है। तीसरा, मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या इस पर आपको नोड्स और इंटरनोड्स मिलेंगे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। फोर्थ कैरेक्टर, मैंने आपसे पूछा क्या बर्ड्स मिलेंगे? बर्ड्स पढ़े ना? क्या होते हैं? ब्रांचिंग, फ्लावर्स, ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब कहां से होता है? ठीक है, तो बर्ड्स से हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं क्या बर्ड्स मिलेंगे? अच्छा ठीक है, तो बर्ड्स एब्सेंट है। लेकिन यहां आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाता है। बर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्शनली प्रेजेंट होते हैं ऐसे प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं थ्रू रूट्स। अब इसका एग्जाम्पल बताएं। पोटैटो इज अ स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स। एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 12 चैप्टर 1 दहलिया। सुना सुना हो? बहुत सुना तुम लोगों ने। लिखो, हेडिंग डालो रूट सिस्टम। यस सर, तो ऐसे बोलते हैं। हेडिंग डालेंगे रूट सिस्टम, हेडिंग डालें रूट सिस्टम, पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे अंडरग्राउंड पार्ट, सेकंड लिखेंगे नॉन ग्रीन, थर्ड लिखेंगे नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट, थर्ड nodes and internodes absent, nodes and internodes absent, fourth buds absent, buds absent, इसी में आगे लिखेंगे exceptionally present in plants which exceptionally present in plants which vegetatively propagate through exceptionally present in plants which vegetatively propagate through roots, vegetatively propagate through roots. Example, दहलिया। एग्जाम्पल दहलिया, स्पेलिंग बोर्ड पर है, लिख लिया? चलिए, अब मैंने आप लोगों से इसके ट्रॉपिज्म के बारे में पूछा। ट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट। तो मैंने आपसे पूछा कि फोटोट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, तो पॉजिटिव की नेगेटिव? रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा क्योंकि वो लाइट से दूर जा रहे हैं। पक्की बात? दूसरा, मैंने आप लोगों से पूछा हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने आप लोगों से पूछा जियोट्रॉपिज्म के बारे में। पक्की बात? तो आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स आए तीन अलग अलग टाइप के, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। हमने कहा फोटोट्रॉपिक नेगेटिव, जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक पॉजिटिव। लिखेंगे अगला पॉइंट, पॉजिटिवली जियो एंड हाइड्रोट्रॉपिक, positively geo and hydrotropic,
positively geo and hydrotropic and negatively phototropic. Negatively phototropic लिखा। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है ना, इन प्लांट्स चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो वहां पर आप लोगों ने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ पता है मुझे, दो लोगों ने तो बोल दिया पढ़ लिया है, ये भी बढ़िया है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, रूट के स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके पास रूट में 3 अलग अलग जोन्स मिलेंगे। कितने जोन्स मिलेंगे बच्चों? 3। देखिए, हम लोग सबसे पहले जोन की बात करते हैं तो ये होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब यहां क्या हो रहा है? मेरिस्टेम्स जो होते हैं उनका काम होता है डिवाइड करके नए सेल्स ऐड करना, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल आगे डिवाइड करेगा, दूसरा सेल जो है वो वहां पर मैच्योर होने लग जाएगा। अब जब वो मैच्योर हो रहा होगा तो उस समय पर इसके अंदर इलोंगेशन होगा। तो अगला जोन जो है वो है आपके पास जोन ऑफ इलोंगेशन। और इस जोन के अंदर जो सेल्स हैं वो अपने साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, अपने साइज को बढ़ा रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके पास अगला जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन। फाइनल जोन जो होगा वो होगा ऊपर की तरफ, जोन ऑफ मैचुरेशन। जो सेल्स इलोंगेट कर चुके हैं अब वो क्या करेंगे, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच्योर हो जाएंगे और वो जो जोन है वो कहलाएगा जोन ऑफ मैचुरेशन। क्लियर है ये चीज? तो आपके पास रूट के अंदर कितने जोन्स हो गए बच्चों? 3। सबसे पहला जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा जोन ऑफ इलोंगेशन और तीसरा आपसे पूछा गया कंटीन्यूअस सेल डिवीजन कौन से जोन में हो रहा है? मैक्सिमम एनलार्जमेंट कौन से सेल्स का हो रहा है? मैच्योर सेल्स कहां मिलेंगे? रूट हेयर्स कहां मिलेंगे? रूट हेयर्स आपको मिलेंगे मैच्योर सेल्स के जो एपिडर्मिस होते हैं उनसे आउटग्रोथ्स बनते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? रूट हेयर्स। तो एपिडर्मिस से निकल रहे हैं आउटग्रोथ्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? कहां से होगा? जोन ऑफ मैचुरेशन से। बात समझ आ रही है? तो यहां से होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। क्लियर इतनी चीज? आगे बात करते हैं। तो यहां पर आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलेगी जिसे हम लोग बोलेंगे क्या? रूट कैप। क्या बोलेंगे? रूट कैप। अब रूट कैप जो है इसके 2 काम है, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा सिक्रीशन। प्रोटेक्शन, जो मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, नए सेल्स ऐड कर रहे हैं। अगर यही सॉइल में पेनिट्रेट करने लगेगा तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज करेंगे किसे? मेरिस्टेमेटिक जोन को। तो वो डैमेज ना हो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? रूट कैप। साथ ही साथ वो जब नीचे पेनिट्रेट कर रहा है तो वहां पर ल्यूब्रिकेशन के काम कौन कर रहा है? रूट कैप। वो वहां पर म्यूकस सिक्रीट करेगा, स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रूट जो है वो इजीली मूव कर पा रही है सॉइल में। बात समझ आ रही है? तो 2 काम हो गए, पहला प्रोटेक्शन और दूसरा सिक्रीशन। अब आपके पास आता है कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स जहां रूट कैप क्या होता है? एब्सेंट। कौन से एग्जांपल्स? देखिए, 2 आपके पास कैटेगरीज जहां रूट कैप एब्सेंट। पहला हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आपको पता है पानी में मिल रहे हैं, सॉइल को ज्यादा पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं है रूट को, रूट ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं करेगा। अब पेनिट्रेशन नहीं करता तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एम्प्टी स्पेसेस बनने लग जाती हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं रूट पॉकेट्स। क्या नाम देते हैं? रूट पॉकेट्स। तो आपको हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा रूट कैप की जगह? रूट पॉकेट्स। दूसरा एग्जाम्पल, ये नाम सुना हुआ है, एपीफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर सनलाइट के लिए ग्रो कर रहे हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स। अब एपीफाइट्स जो होते हैं इनकी रूट्स बड़ी स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो वाटर कहां से एब्जॉर्ब कर रही है?
एटमॉस्फेयर से। कहां से? एटमॉस्फेयर से। प्लांट से भी नहीं कर रही है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एपिफाइट्स के अंदर आपके पास जो रूट्स हैं, एपिफाइट्स के अंदर जो रूट्स हैं, ये भी क्या है यहां पर रूट कैप एब्सेंट, क्योंकि उसे भी सॉइल में पेनिट्रेट नहीं करना। तो दो एग्जांपल्स आपके पास जहां रूट कैप एब्सेंट, पहला हाइड्रोफाइट्स और दूसरा, हाइड्रोफाइट्स के अंदर रूट कैप की जगह क्या मिल जाएगा? रूट पॉकेट्स। यहां पे रूट पॉकेट्स नहीं मिलेंगे। ये क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई सबको? स्ट्रक्चर ऑफ रूट क्लियर? कितने जोन्स आए? पहला जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा, थर्ड रूट हेयर्स कहां मिले? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर? रूट कैप के फंक्शंस प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। इतनी बात क्लियर? रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स एंड एपिफाइट्स, रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट इन। क्लियर है सारी चीज? हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट और छापना शुरू करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रूट हेयर्स जो हैं वो एक्सोजीनस डेवलपमेंट शो करते हैं या एंडोजीनस डेवलपमेंट शो करते हैं। तो दो टर्म्स आपके पास आते हैं। डेवलपमेंट दो टाइप्स का है, जो जितने भी आपके पास अपेंडेजेस हैं उनमें दो टाइप का आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला एक्सोजीनस डेवलपमेंट, दूसरा एंडोजीनस। अगर आपके पास, अच्छा थोड़ा बहुत एनाटॉमी के बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत एनाटॉमी आती होगी, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आपके पास एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड दिस इज स्टील। इसे क्या बोलते हैं? स्टील। तो ये बेसिक लेआउट आपके पास रूट के लेयर्स का। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, इसके बाद मिलेगा कॉर्टेक्स, इसके बाद एंडोडर्मिस एंड देन स्टील। आपके जो वस्कुलर टिश्यूज हैं वो भी कहां लोकेटेड है? इन स्टील। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी प्लांट पार्ट एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स से बन रहा है तो वो डेवलपमेंट कहलाएगा एक्सोजीनस। क्या कहलाएगा? एक्सोजीनस। अगर कॉर्टेक्स के नीचे किसी लेयर से बन रहा है तो वो क्या है? एंडोजीनस। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि रूट हेयर्स एपिडर्मिस से बनते, ये तो मैंने अभी बता दिया। तो रूट हेयर्स का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? एपिडर्मिस से। अगर एपिडर्मिस से बना तो डेवलपमेंट कैसा हो गया? एक्सोजीनस। अब आपने एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन पेरीसाइकिल के सेल्स से होता है। पढ़ा है कभी? ये एनाटॉमी कभी पढ़ी हो तो वहां ये पढ़ा होगा कि पेरीसाइकिल के सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? लेटरल रूट्स। अब लेटरल रूट्स जो हैं वो यहां से बन रहे हैं। ये रहा पेरीसाइकिल, स्टेलर रीजन का आउटर मोस्ट लेयर। इसका मतलब कैसा हो गया उसका? एंडोजीनस। कैसा डेवलपमेंट हो गया? एंडोजीनस। बात समझ आ रही है? तो लेटरल रूट्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन एंड रूट हेयर्स आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। दोनों टर्म समझ आ रहे हैं? एक्सोजीनस एंडोजीनस क्या है? अगर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से हुआ तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अगर वो इसके किसी लेयर, इससे बिलो किसी लेयर से हो रहा है तो वो। इतनी बात क्लियर है? पक्की बात? चलिए तो लिखेंगे इसको। चलें आगे।
चलिए अगला आते हैं बच्चों आपके पास टाइप्स ऑफ रूट्स। अब टाइप्स ऑफ रूट्स, आपके पास रूट्स कितने टाइप्स के? कितने टाइप्स? कितने टाइप्स? रूट्स कितने टाइप्स के हैं? कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2। इधर नहीं देखना, ये गलत चलता है। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला है आपके पास टैप रूट्स और दूसरे हैं एडवेंटिशियस रूट्स। कौन से रूट्स? एडवेंटिशियस रूट्स। अब है क्या, इसको समझते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं टैप रूट, कोई भी ऐसा रूट जो डेवलप हो रहा है रेडिकल से। किससे डेवलप हो रहा है? रेडिकल से, और वो कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, वहां पर प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टैप रूट। अगर आपके पास कोई रूट इसके अलावा, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से बन रहा है, तो वो क्या है? एडवेंटिशियस रूट। अब एग्जाम्पल आता है आपके पास फाइब्रस रूट्स। देखिए एनसीईआरटी बताती है हमें कि ये जो फाइब्रस रूट्स होते हैं, ये प्लांट का जो स्टेम होता है उसके बेस से डेवलप होते हैं। किससे डेवलप हो रहे हैं? बेस ऑफ स्टेम। तो बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए ये कैसे हो गए? कैसे हो गए? एडवेंटिशियस रूट्स। कैसे हो गए? एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स हैं जो बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हो रहे हैं, यानी कि वो रेडिकल से तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, और अगर रेडिकल से डेवलप नहीं हो रहे तो वो क्या होते हैं? एडवेंटिशियस। ये कंसेप्ट क्लियर? तो मोनोकॉट्स के अंदर आपको एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगे और इन्हें हम लोग नाम देते हैं कौन से? फाइब्रस रूट्स। तो रूट्स आपके पास टोटल कितने टाइप के हो गए? 2। कौन कौन से? टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। चलिए अब आते हैं बच्चों, हम लोगों ने रूट्स देख लिए, रूट्स के टाइप्स देख लिए। अब आते हैं आपके पास मॉडिफिकेशंस। देखिए मॉडिफिकेशंस बहुत ही इजी, रूट के तो जिसमें सबसे इजी। आपके पास 2 अलग अलग रूट्स के मॉडिफिकेशन, क्योंकि रूट्स के कितने टाइप्स हैं? 2, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस। जब हम लोग बात करते हैं टैप रूट्स की, तो मेरे पास 3 अलग अलग मॉडिफिकेशंस मिलेंगे। कितने? 3। सबसे पहला होगा फॉर स्टोरेज, दूसरा होगा फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा होगा फॉर रेस्पिरेशन। तो 3 मॉडिफिकेशंस आपके पास। फर्स्ट, अरे बोलो, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन, और थर्ड रेस्पिरेशन। क्लियर ये बात? अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स, यानी कि इनके अंदर रूट नोड्यूल्स बनेंगे, यानी कि इन रूट्स को हम नोड्यूलेटेड रूट्स कह सकते हैं। नोड्यूल्स कौन से प्लांट्स के अंदर बनते हैं? कौन से प्लांट्स? लेग्यूम्स के अंदर। किसके अंदर बनते हैं? लेग्यूम्स के अंदर। तो लेग्यूम्स एग्जाम्पल हो गया किसका? नोड्यूलेटेड रूट्स का। किसका एग्जाम्पल हो गया? नोड्यूलेटेड रूट्स का। अब जब हम लोग फेबेसी फैमिली की बात करते हैं, तो वहां मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर लेग्यूम्स है। लेग्यूमिनोसे फैमिली है, तो फैमिली को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहां लेग्यूम्स हैं। तो उसकी रूट का जब कैरेक्टर आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बताएंगे? कि सर वहां रूट में आपको नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, या वहां पर आपको नोड्यूलेटेड रूट्स मिलेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। इतनी बात समझ आ रही है? अरे यस और नो?